Hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 5.13, and again we are related with cost of goods sold statement, income statement, or you can call it as financial statement. पहले एज़ यूजुअल हम क्वेश्चन का ज़रा ओवरव्यू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है उसकी लेंथ आप फॉलो कर लें। ये पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फाइनल पेपर जब आप चेक करेंगे तो वहाँ पर भी ये पेपर रिपीट हुआ है, और इसी तरह से कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। आई एम अनएबल टू नेम दोज यूनिवर्सिटीज़, तो वहाँ पर भी उनके सेमेस्टर्स के अंदर ये रिपीट हुआ है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंडली, इसके अंदर जो सीखने को मिलेगा दैट्स ब्यूटीफुल, और आपके अंदर एक हंगर ज़रूर क्रिएट होनी चाहिए कि जब आपको नई स्किल, नया नॉलेज मिल रहा हो तो दैट वुड बी वंडरफुल फॉर यू, दैट शुड बी। अच्छा, अभी आप इस चीज़ को फॉलो करें कि ये इतनी लेंथ है क्वेश्चन की, मगर जब आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखेंगे दैट स्टेटमेंट इज़ स्टिल सेम, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं। अलबत्ता यहाँ हमने कुछ जगह बनाई होती हैं जहाँ पर हम रिक्वायर्ड की कैलकुलेशंस भी कंप्लीट कर लेते हैं जो उनके हैंड्स होते हैं। ये इनकम स्टेटमेंट पुरानी लिखी हुई है, हम उसको लिखा रहने देते हैं। अगर इनकम स्टेट मांगी होगी तो हम यहाँ पर बना लेंगे, बट स्टिल format is same. You can see it clearly that your format has not been changed. वही opening stock, closing stock, work in process, finished goods, everything is same. अच्छा, अब क्वेश्चन में आए तो ये इतना क्वेश्चन बिखरा हुआ क्यों है, या इसकी जो फॉर्मेलिटीज़ क्यों नहीं है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो पिछले क्वेश्चंस में थी। वी आर सॉल्विंग एक्चुअली 5.13, 12 क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन 5.12 आपने सॉल्व किया था, आपको वहाँ पर भी पता है कि उसकी रिक्वायरमेंट 6 थी, इसकी भी रिक्वायरमेंट 6 थी, और ऑलमोस्ट सिमिलर रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन ऊपर कुछ जंग चली हुई है, बिखरा हुआ आपका डाटा है। तो इट्स सो लवली, सो ब्यूटीफुल, जब बिखरी हुई चीज़ों को आप इकट्ठा करते हैं, इट्स सो सेटिस्फाइंग कि वो बिखरा हुआ डाटा इकट्ठा होके आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो। ये सब डाटा है। अब इसको हम रूटीन वाइज पढ़ेंगे, और हमारा करने का क्या मेथड होगा कि हम एक तरीका ये है कि फॉर्मेट को फॉलो करें और ओपनिंग स्टॉक ढूंढें। दूसरा तरीका ये है कि हम क्वेश्चन फॉलो करें, जो इसमें इनपुट्स आ रहे हैं वो हम पिक करें और वो हम अपने फॉर्मेट में लिखते जाएं। दिस इज़ रिलेटिवली इजी, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को स्टार्ट से पढ़ेंगे और एंड तक पढ़ते जाएंगे और वहाँ से इनपुट्स को उठा कर फॉर्मेट में लिखते जाएंगे, तो आई होप कि कोई इनपुट आपसे मिस नहीं होगा। दूसरी सूरत में चांसेस हैं कि आपसे इनपुट वहाँ मिस होने शुरू हो जाएंगे। एज़ यूजुअल जो पहली लाइन है उसमें आपको वो बता रहा है कि ये फैक्ट्री का नाम है, इसी तरह से वो इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है अपनी चीज़ों को, साथ में वो डेट बता रहा है और प्रोवाइडेड टू यू, यानी कि अब इससे जो नीचे इन्फॉर्मेशन है एक्चुअली वही हमारे काम की इन्फॉर्मेशन है, उसको हम अब चेक करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अच्छा, ये बात आप समझिए कि जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है ये ऑलरेडी हमारी डिस्कशन में आ गई हुई है बात, हम परफॉर्मेंस में उसको डिस्कस भी कर लेते हैं। यहाँ देखें, रॉ मटेरियल कॉस्ट, इसी को डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। और अब सरप्राइजिंगली ना आपके पास ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ना आपके पास क्लोजिंग स्टॉक, उसने डायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट कैसे बता दी आपको। अच्छा, अब इसमें दो अंडरस्टैंडिंग्स आपने क्रिएट करनी। एक तो यह है कि अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट उसने दे दी है और कोई इनपुट आपके पास नहीं है, ना ओपनिंग स्टॉक और ना परचेज और ना क्लोजिंग, तो आप छोड़ दें उसको, क्योंकि रॉ मटेरियल यूज़ से आगे आपके पास क्वेश्चन है, वो आप चलते जाइएगा। दूसरी सूरत में अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है ना, फिर हमने कोशिश ये करनी है कि कम से कम परचेज़ और क्लोजिंग स्टॉक ये भी हमें पता चलना शुरू हो जाए। अच्छा, मैं दोबारा आपसे बता रहा हूँ, अगर तो रॉ मटेरियल यूज़ से पीछे वाली कोई इनपुट नहीं है तो आप फिक्र नहीं करें, जस्ट लीव इट आउट, और आप यहीं से ही क्वेश्चन को आगे परफॉर्म करना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपके पास है 90,000, और ये रॉ मटेरियल कॉस्ट या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे आप पुट कर दें अपनी वैल्यू को 90,000 को। अब आप नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 72,000। लेबर में जाएं और ये लेबर लिखी हुई है, और यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर देंगे जो कि 72,000 है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड की डिस्कशन वो कर रहा है, यहाँ से पढ़ लें।
फैक्ट्री ओवरहेड है 54,000, यहाँ पर आए और ये है आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड। इधर आपने इसकी अमाउंट पोस्ट करनी जो कि 54,000 है, वो आप पुट कर दें। ओके, अब नेक्स्ट आपसे वो क्या बात कर रहा है, इन्वेंट्रीज हैं, और पहले जिस इन्वेंट्री की बात कर रहा है वो वर्क इन प्रोसेस है। यहाँ पर फिर दोबारा से दो शेड्यूल आपको मिल रहे हैं, एक के साथ अलग डेट लिखी हुई है, दूसरे के साथ अलहदा। पहली के साथ लिखी हुई है जून 1, दूसरी के साथ लिखी हुई है जून 30। इसका मतलब है कि जो ये सिलेक्टेड फेज़ है दिस इज़ रिलेटेड टू ओपनिंग, और जो ये वाला फेज़ है दिस इज़ रिलेटेड टू, इट इज़ रिलेटेड टू क्लोजिंग। जून 1 ओपनिंग स्टेटमेंट है, जून 30 क्लोजिंग स्टेटमेंट है। अभी क्लोजिंग को छोड़ते हैं, ओपनिंग पे फोकस करते हैं कि यहाँ पर ये जो ओपनिंग की वैल्यूज़ दी हुई हैं ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस है, उसके आगे आप गौर करेंगे, चाहे यूनिट्स हैं तो नील बताया हुआ है, चाहे कॉस्ट है तो नील बताया हुआ है। अब इससे आपने क्या लेसन सीखा कि जो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है उसके यूनिट्स ही नहीं हैं, और अगर यूनिट्स नहीं है तो वो नील है। तो जब नील है तो हम अपनी तरफ से तो वैल्यू नहीं कोई निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग में जाएंगे, और चूंकि वैल्यू नहीं पता उसकी जगह हम ज़ीरो लगा देंगे। अंडरस्टैंड कर ली है बात आपने, क्योंकि जनवरी 1 ओपनिंग है और वर्क इन प्रोसेस के आगे नील लिखा हुआ है, तो जब मैंशनड है कि वो नील है तब आपने ज़बरदस्ती नहीं उसको कैलकुलेट करना। लास्ट क्वेश्चन में भी कुछ चीज़ें क्वेश्चन मार्क लगा के हमने ज़बरदस्ती कैलकुलेट की हैं, लेकिन अगर वो खुद ही मेंशन कर रहा है कि वर्क इन प्रोसेस नहीं है तब आपने ज़बरदस्ती नहीं इसको कैलकुलेट करना, ज़ीरो लगा दें। उसके बाद आपके पास जो नीचे वैल्यू दी हुई है वो फिनिश गुड्स की वैल्यू है, उसके यूनिट्स दिए हुए हैं, उसकी कॉस्ट भी दी हुई है, अच्छी बात है। तो अब आप उसकी कॉस्ट 32,400 है। फिनिश गुड्स ओपनिंग, यहाँ पे आपने डेट मेंशन की हुई है, जून की है, ये ओपनिंग फिनिश गुड्स है 32,400। आप क्वेश्चन में जाएं और ओपनिंग फिनिश गुड्स ये हैं, इनके सामने आपने अमाउंट लिखनी है 32,400, और वही अमाउंट आप इधर पोस्ट कर दें 32,400। अब ये वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। आगे वाले पोर्शन में देखें, ये एक जोक है क्योंकि हमें एक भी कॉस्ट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, दोनों कॉस्ट के आगे उसने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग क्वेश्चन मार्क है, फिनिश गुड क्लोजिंग क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे देखें वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड्स हैं और जून 30 का मतलब क्लोजिंग, तो दोनों के क्लोजिंग पे आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। सबसे पहले तो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग में आए और ये आपको नहीं पता, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फिनिश गुड्स में पहले से ही क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और अभी हरी झंडी नहीं है इसकी, क्योंकि अभी इसको हमने कैलकुलेट करना है। दो क्वेश्चन मार्क हमारे यहाँ पर लग गए। अब आगे चलते हैं। आगे प्रोडक्शन मैनेजर, यहाँ से आप डिस्कस करें, कोई नई स्टोरी स्टार्ट हो रही है। ये इससे ऊपर एक लाइन हम देख रहे थे, लेकिन सोल्ड की है 1000 यूनिट, वो बाद में हम देख लेंगे, अभी सेल का हमारे से रिलेशन नहीं है। प्रोडक्शन मैनेजर, ये वाली बात आप सुने, ऑफ द कंपनी हैज़ सबमिटेड द फॉलोइंग कॉस्ट एस्टीमेट फॉर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। और राइट, कुछ हेल्प हमें मिलना शुरू हो गई। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के लिए वो आपसे बात कर रहा है कि अगर मिसिंग है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो क्या कि आपने यहाँ देखें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की जगह पर, लेकिन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की जगह पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। इसका मतलब ये पता करनी है आपने, और पता करने के लिए उसने आपसे कहा है कि जो हिंट अवेलेबल है उसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल इतना है और लेबर भी इतनी है, और फिर यहाँ पर नेक्स्ट लाइन आप पढ़े, कंपनीज पास्ट एक्सपीरियंस शोड दैट फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट फ्लक्चुएट क्लोजली इन प्रोपोर्शन टू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब आप कहेंगे हमने ऑलरेडी डायरेक्ट मटेरियल भी लिखा हुआ है, हमने ऑलरेडी डायरेक्ट लेबर भी लिखी हुई है। अब आप ये देखें, दोबारा डायरेक्ट मटेरियल, दोबारा लेबर आ गई हुई है, हमने FOH भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर वो फैक्ट्री ओवरहेड की भी एक्सप्लेनेशन नीचे दे रहा है। तो ये क्या प्रॉब्लम हुई कि जब पहले ही डायरेक्ट मटेरियल लेबर FOH है तो फिर दोबारा डायरेक्ट मटेरियल लेबर FOH देने की क्या ज़रूरत है। एक्चुअली उसका पर्पज़ ये है कि उसने सिर्फ वर्क इन प्रोसेस की बात की है। यहाँ पर आप चेक करें, ये सिर्फ वर्क इन प्रोसेस की डिस्कशन हो रही है, वो है नहीं। तो उसका अंदाज़ा लगाने के लिए उसने कहा है कि मेरा ख्याल ये है कि उसमें डायरेक्ट मटेरियल इतना, लेबर इतनी और FOH इतना अगर मिलाएं तो वो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग बन जाएगी।
बहरहाल हमें इससे लिंक नहीं है, हमें जो वो अंदाज़ा करने के लिए बोल रहा है हम वही अंदाज़ा करेंगे, और ये जो डायरेक्ट मटेरियल लेबर और एफएच है इसको हम मिलाते हैं। पहली चीज़ जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो अब हम यहाँ लिखेंगे, जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, एब्रीवेशन लिखते हैं जगह बच जाएगी, उसके अंदर एक मटेरियल है, फिर लेबर है, फिर एफएच। तो आपके पास वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी, ये आप चेक कर रहे हैं। और वो अलहदा दिया हुआ है सिर्फ अंदाज़ा लगाने के लिए, जैसे कोई चीज़ आपकी गुमती है तो आप अंदाजे से बता देते हैं उसके साइज़, तो बिल्कुल इसी तरह से उसने अंदाजे से बताया कि जो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री हमारी लॉस्ट हुई है, ये पढ़ लें, उसके लिए आपको नीचे डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 8100 है। तो आप सबसे पहले क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस निकाल रहे हैं, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले जो डायरेक्ट मटेरियल चाहिए वो 8100 है। आप पहले इसे मेंशन कर दें, जहाँ ब्लू स्केयर है इससे ऊपर वाला फार्मूला पढ़ते जाएं, आगे लेबर जमा करनी है। लेबर में ना ये मिसिंग फिगर 3600 थी, मेरे से पढ़ी जा रही थी, फिर भी मैंने इसको दोबारा यहाँ पर प्रिंट कर दिया 3600। ये यहाँ पर चेक करें, ये लेबर है और लेबर के सामने 3600 लिखा हुआ है। तो अब आपने भी जमा करना था लेबर को, 3600 आपने यहाँ प्लस कर दिया। उसके बाद ब्लू स्केयर के ऊपर फार्मूला देखें, आपने एफ भी लिखना है। एफ के लिए जो स्टोरी वो सुना रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि कंपनीज पास्ट एक्सपीरियंस ने शो किया है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो लेबर की तरह से ही चेंज होता है। और आपको इससे पहले यहाँ पर लेबर और एफ का रिलेशनशिप वो दे चुका हुआ है, तो पहले आप वो पढ़ें कि लेबर और एफ का क्या रिलेशन है। पहले लेबर है फिर एफ है, यानी 54 हो तो 72 लेबर होती है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ है, कैलकुलेशन आपने तो करनी है, लेकिन यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी कैसी है वो आपको सीखना है। उसके लिए मैं नीचे जगह बनाता हूँ, यहाँ पर इस जगह पर यूनिटरी मेथड हम एक कुछ यूज़ करते थे, और यूनिटरी मेथड में क्या करते थे, दो चीज़ों में से अगर एक चीज़ अननोन हो जाए तो आप पता कर लेते थे। यहाँ पर दो चीज़ें कौन सी हैं, एक लेबर है और एक एफ है। जो वो पुरानी लेबर और एफ है उस पर पहले आप नज़र दौड़ाएं। पुरानी लेबर और एफ ये ऊपर मेंशन की हुई है 72 और 54, यहाँ से चेक कर लें। लेबर और ओवरहेड है 72 और 54। उसका मतलब ये हुआ कि अगर 72,000 लेबर होती है तो एफ 54,000 होता है। अब आपने यहीं से ही इसी हिंट को इस्तेमाल करना है और अपनी रिक्वायरमेंट को यहाँ पर पूरा करना है। वापस जहाँ ग्रीन में आप सॉल्व कर रहे थे वहाँ चेक करें तो आपके पास लेबर इस वक्त है 3600, वही आप नीचे लेकर आएँ और लेबर यहाँ लिख दें 3600, और शायद आपको ये सीक्वेंस याद आ जाए। यहाँ पर फिर हम लिख देते थे एक्स, जो चीज़ हमें ना पता हो। इसको बोलते हैं इकाई का कायदा या यूनिटरी मेथड। और इसको आप अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने सीक्वेंस यही देखना है कि जब लेबर थी 72 तो एफ होता था 54, अब लेबर हो गई है 3600 तो एफ कितना होगा ये आपने पता करना है। और पता करने के लिए 6-7 स्टैंडर्ड में हम करते थे ये क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर लेंगे। अब ज़रा गौर करें, मुझे बताएं सर कि अगर x को 72,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 72,000 और उसके साथ x इज इक्वल टू, अब आपने दूसरा काम करना है 3600 को 54,000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 54,000। ये हमने स्टेटमेंट यहाँ पर कंप्लीट कर ली। ये थोड़ा सा तंग पड़ रहा है, इसका हम फैसला कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर चेक करें कि ऊपर x के साथ 72 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब इसको इज इक्वल टू के राइट साइड पे लेके जाने की कोशिश करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, वही मैं करने लगा हूँ। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ x। उधर देखें अब क्या है, यहाँ पर 36, पहले एक स्टेप और ले लेते हैं ताकि आप ज़्यादा परेशान ना हो। यहाँ पे अभी 72,000 को ऐसे ही रहने देते हैं और उसके साथ x लिखा रहने देते हैं, और यहाँ आते हैं। यहाँ पर आपने क्या लिखा हुआ है, 3600 को 54 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो पहले हम कर लें।
36,000 मल्टीप्लाई बाय 54,000, ये हमारे पास आंसर आ गया। 3600 मल्टीप्लाई बाय 54,000 बहुत बड़ी अमाउंट है, क्योंकि आपके 5 ज़ीरो तो वहीं से ही कंप्लीट हो जाने थे। अच्छा, अब आप वापस उसी बात पर आएँ। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि 72,000 एक्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब आप इसको इज इक्वल टू से इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ एक्स, और इधर जो अमाउंट ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो, और 72,000 उधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आप 72,000 पे इसी आंसर को डिवाइड कर दें, तो अब आपके पास एक अमाउंट आ गई सामने। अच्छा, ये ऑड सी अमाउंट आई, मुझे शक पड़ा कि ये इतनी ऑड अमाउंट क्यों है, तो वो मैंने यहाँ चेक किया तो पता चला कि ये 9 एक्स्ट्रा लगा हुआ है। इसको हम मिटा देते हैं। अब आपके पास ये अमाउंट आई, तो 2700 जो चीज़ आपके सामने आई है वो क्या है, वो आपको वैसे ख़ुद पता होना चाहिए था, बताना चाहिए आपको कि ये वाला आंसर किस चीज़ का है। दोबारा देखें ज़रा, अगर 72,000 लेबर है तो एफ इतना है, अगर 3600 लेबर है तो एफ कितना होगा। तो ये जो हमने कैलकुलेशन की है, ये एक्चुअली हमने एफ के लिए कैलकुलेशन की थी, जिसको कुछ देर के लिए हमने एक्सपोज किया हुआ था। तो एफ हमारे पास आ गया 2700, लेकिन ये टोटल एफ नहीं है, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। मैं दिखा भी देता हूँ आपको। यहाँ पर ये एफ है और ऑलरेडी आप 54 लिख रहे हैं, वो नहीं हमने कंप्लीट किया। ये हमारी जो वर्क इन प्रोसेस की एंट्री मिसिंग थी उसका एस्टीमेट लगा रहे थे, और उसके अंदर उसने एफ के बारे में ये कहा था कि जैसे पुरानी लेबर और एफ का रिलेशन है, वही रिलेशन अब के एफ के अंदर है। तो अब लेबर 3600 थी, तो 3600 लेबर के लिए एफ कितना बना, वो 2700 आपने कैलकुलेट कर लिया, और यही 2700 हमें चाहिए, वो हम अब इधर एस्टीमेट के अंदर लिख देंगे। 2700 हमारे पास आया हुआ है, चेक कर लिया। चलो जी, 2700 यहाँ लिख दिया। लें जी, इस तरह से हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हुई, जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस थी मिसिंग की। यहाँ पे हम कुछ देर के लिए मेंशन कर देते हैं मिसिंग वर्क इन प्रोसेस, लेकिन सिर्फ क्लोजिंग हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब नीचे आपकी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा, और उसमें आपने क्या करना है, सिंपल जो ऊपर अमाउंट्स लिखी हुई हैं उन्हीं को आपने प्लस करना है वैल्यूज़ को। चलें फिर हम डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, नीचे लाइन भी नहीं है। आपने किसको प्लस करना है, जो ब्लू स्केयर है इससे ऊपर वाली लाइन चेक करें, 8100, उसमें प्लस करना है 3600, उसमें प्लस करना है 2700। तो यूँ आपके पास अमाउंट आ गई, और ये हमने कैलकुलेट किया क्या है, ऊपर हमें नज़र आ रहा है कि वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हम मालूम कर रहे थे, दोनों को मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 14,400 ये आ गया आपके पास। देखें, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, ये है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। अब आपने वही जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कैलकुलेट किया है, उसी अमाउंट को आप यहाँ पर पुट अप कर दें। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन मार्क ख़त्म हो गया। और राइट, ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है ये हमने कंप्लीट किया। अब ज़रा क्वेश्चन को भी वापस चलते हैं, हम कहीं खो गए थे, वापस चल के देखते हैं क्या चीज़ अब नेक्स्ट कैलकुलेट करनी। अच्छा, वो क्वेश्चन ही वहाँ पे ख़त्म हो गया। अब रिक्वायरमेंट्स आपकी स्टार्ट हो गई हुई हैं। सबसे पहले आपने पहली रिक्वायरमेंट देखें, डिटरमिन नंबर ऑफ़ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, ये निकालना है। हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसका फार्मूला पढ़ा हुआ था। तो यूनिट्स, या पूरा ही लिख देते हैं, नंबर ऑफ़ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे निकलते हैं, जब आप सोल्ड के यूनिट्स लें और उसमें प्लस करें क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स के यूनिट्स को, और उसमें माइनस करें ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स के यूनिट्स को तो आपके पास नंबर ऑफ़ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएंगे। ये चूँकि फार्मूला लंबा है, हम इसको ज़रा अप्रोप्रिएट कर लें, इसको रैप अप कहते हैं। बहरहाल ये आपके पास फार्मूला है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड में सोल्ड यूनिट्स में प्लस करें क्लोजिंग और माइनस करें ओपनिंग। एम फालतू का लिखा हुआ है, तो ओपनिंग फिनिश गुड्स के यूनिट्स को आपने यहाँ पर माइनस करना है। अब इस फार्मूले को हम परसू करेंगे। यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड आप निकाल रहे हैं, और उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सोल्ड यूनिट्स ढूंढने हैं। उसके लिए बुक में जाएं, और जैसे मैंने आपको पहले कहा
कि ये अभी हमारे काम के नहीं है लेकिन ये मिल गए हैं। कंपनी सोल्ड 1000 यूनिट्स, तो सेल के यूनिट्स हमें मिल गए और वो हैं 1000। अब ब्लू स्केयर के ऊपर फार्मूला देखें, सोल्ड के आगे लिखा हुआ है प्लस करना है किसको, क्लोजिंग फिनिश गुड्स को। यहाँ पर आप आएँ और डिस्कस हुआ है, ये फिनिश गुड्स हैं, इसमें पहले ओपनिंग है फिर क्लोजिंग है और आपको दोनों यूनिट्स मिल रहे हैं 240 और 280। 240 क्या है, ये क्लोजिंग फिनिश गुड्स हैं, तो आप इसमें प्लस कर दें 240 जो क्लोजिंग है। अब ब्लू स्केयर के ऊपर देखें, क्लोजिंग हमने प्लस कर दी है, माइनस करने हैं ओपनिंग फिनिश गुड्स के यूनिट्स, आगे साइन डालें माइनस, और ओपनिंग फिनिश गुड्स यहाँ पर आप चेक करें ये मेंशन किया हुआ है उसने फिनिश गुड्स, और साथ ही देखें जून 1 ओपनिंग है और उसके यूनिट 280 हैं, वो 280 आप यहाँ पर पुट करें। इस तरह से आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। आप कैलकुलेशन भी कर लें, जो ब्लू स्केयर के ऊपर कैलकुलेशन नज़र आ रही हैं वो क्या है 1000, उसमें प्लस करना है आपने 240 को और माइनस करना है 280 को, तो यूँ आपके पास कैलकुलेशन भी कंप्लीट हुई। ये आपने कैलकुलेट क्या किया, यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड या नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, एक ही बात है। ये पहली रिक्वायरमेंट आपने कंप्लीट कर ली, इसका मतलब इसका आंसर भी साथ में दिया होगा। तो हमने निकाला है, दोनों हाईलाइटेड चीज़ों को देखें, यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड वो निकले 960। ये अब हमारी रिक्वायरमेंट पहले देखें कौन सी थी। सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमने पूरी की है, डिटरमिन नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, तो पहला आंसर इसका होगा जो हमें चाहिए, और आपको नज़र आ रहा होगा जो सबसे पहला आंसर है वो है 960, और हमने भी 960 निकाला। तो ये हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट है ये कवर हो गई। मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँ, ये रिक्वायरमेंट ऐसे नहीं है कि अलग ही कोई चीज़ है, ये रिक्वायरमेंट्स जब पूरी होती जाएंगी तो ये क्वेश्चन मार्क भी यहाँ से पूरे होते चले जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन में आपने चेक किया था कि फिनिश गुड्स क्लोजिंग कैसे आई, जिससे आपने रिक्वायरमेंट 1 और 3 पूरी की थी तो ही फिनिश गुड्स क्लोजिंग आई थी। तो बहरहाल अब जो ये रिक्वायरमेंट 1 है, हो सकता है रिक्वायरमेंट 2 आए, फिर रिक्वायरमेंट 3 आए, वो पूरी होंगी तो फिनिश गुड्स भी पूरी हो जाएंगी। अगली रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या है। बी रिक्वायरमेंट आप पढ़ें नीचे, यहाँ से हम पढ़ें कंप्लीट प्रोडक्शन मैनेजर एस्टीमेट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि हमने ये मैनेजर का जो मिसिंग वर्क इन प्रोसेस है वो पहले ही कंप्लीट कर लिया होगा, चूँकि वो बुक में आ गया था। ये मैनेजर एस्टीमेट आपने निकाला हुआ है, आपको याद रहे क्वेश्चन के अंदर, उसका आंसर 14,400 हमने वर्क इन प्रोसेस के लिए निकाला हुआ है। ये आपकी सेकंड रिक्वायरमेंट थी, तो अब सेकंड का आंसर भी हमें नीचे नज़र आ रहा है, वो पहले हम पिक कर लें 14,400, और हमने कितना निकाला है 14,400। इसका मतलब ये वाली रिक्वायरमेंट हमारी ऑलरेडी पूरी थी, हमने उसको पोस्ट भी किया हुआ है। तो मैनेजर का एस्टीमेट सेकंड रिक्वायरमेंट कंप्लीटेड। उसके बाद आप थर्ड रिक्वायरमेंट की देखें, प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट, यानी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर निकालनी है। अच्छा, अभी भी हम फंसे हुए हैं इस बात पर कि ना हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, ना हमारे पास परचेजेस हैं, ना हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन हमें ये उसका आंसर पता है कि डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, रॉ मटेरियल यूज्ड का आंसर बुक में गिवन था। यहाँ पर आप देखें सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दी हुई है और वो 90,000 हमें पता है। चलें हम इसी को यूज़ करते करते अपना आगे प्रोसीजर बढ़ाते हैं, अगर ये चाहिए होगी तो पता चल जाएगा। 90,000 है मटेरियल यूज्ड, उसके आगे जहाँ ब्लू स्केयर है वो आपके पास डायरेक्ट लेबर है जो कि ऐड होती है। तो आप पिछले आंसर में डायरेक्ट लेबर 72,000 को ऐड कर दें, नई वैल्यू आ गई। नई वैल्यू आपके पास 162,000 प्राइम कॉस्ट है, उसके आगे 54,000 है जो कि फैक्ट्री ओवरहेड है। फैक्ट्री ओवरहेड को भी ऐड करते हैं आप, तो पिछले आंसर में FOH को 54,000 को ऐड कर दें, न्यू वैल्यू आ गई। ये जो न्यू वैल्यू है ये आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट है। आगे वर्क इन प्रोसेस ज़ीरो लिखा हुआ है, चलें वो ज़ीरो जो भी होगा तो बात तो एक ही है। तो 21600 प्लस करें या माइनस एक ही बात, लेकिन ये वर्क इन प्रोसेस है। आपने प्लस की नेक्स्ट वैल्यू तो आपके पास न्यू वैल्यू आ गई जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। तो आपके पास आंसर आ गया है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड का। ये क्वेश्चन मार्क हमने अब सॉल्व कर लिया हुआ है, इसको हम ग्रीन सिग्नल दे दें कि ये सॉल्व है। और ये क्या चीज़ निकाली थी, वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग, जिससे माइनस करते हैं आप नेक्स्ट टाइम, और आप वैल्यू में से क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को लेस कर दें तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आ गई, और वो वैल्यू है कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड की। यही आंसर रिक्वायर्ड है हमारा, तो वो आप चेक करें
जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो कहाँ है, प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट थर्ड है। तो थर्ड आंसर हमने नीचे से उठाना है, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, और वहाँ पर नज़र आ गया है हमें आंसर, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड 201,600, और हमने क्या निकाला 201,600। लें जी, हमारी अगली रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई। 201,600 ये रिक्वायर्ड था, तो मेंशन कर देना चाहिए ताकि बाद में जब हम इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हों तो पता हो कि ये कैलकुलेट हो चुका हुआ है, और आंसर भी ठीक आ गया। 201,600 ये आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ गई। अगली रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या हुआ। थर्ड आपने पूरी कर ली हुई है। नेक्स्ट वो फोर्थ रिक्वायरमेंट है, पढ़ें क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड निकालनी है। उसका फार्मूला आपको पता है, उतनी देर आप मुझे याद करके बताएं पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड कैसे निकालते हैं। उसके लिए किसी का भी पर यूनिट निकालना हो तो फार्मूला आपके लिए एक ही है, चूँकि आप पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड CGM निकाल रहे हैं, और जिसका भी पर यूनिट निकालना है उसके रुपीज़ को यूनिट्स पे डिवाइड करना है। तो रुपीज़ इसके कौन से हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, और डिवाइड किस पे करना है, यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड पे डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या चीज़ आएगी, पूरा ही लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये फार्मूला अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो लंबा है, हम इसको ज़रा मैनेज कर लेते हैं, और अब आपको ये मैनेज बे के अंदर एक ही रो के अंदर नज़र आ रहा है, और उसको पढ़ें। किसी का भी पर यूनिट निकालना है तो आपने उसकी कॉस्ट को यूनिट्स पे डिवाइड करना है, वही काम हम कर रहे हैं। तो अब आपने चूँकि पर यूनिट CGM कैलकुलेट करनी है, और वो कैसे आएगी, आगे लिखा हुआ है जहाँ ब्लू स्केयर है, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड पकड़ें। तो लेफ़्ट पेज पे आएँ, वहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आपने यहाँ देखें कैलकुलेट की हुई है, और वो है 201,600, और उसी 201,600 को आपने यहाँ लिखना है 201,600। ये आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है, जहाँ ब्लू स्केयर है उससे आगे देखें कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, इसको आपने डिवाइड करना है किस पे, यूनिट मैन्युफैक्चर्ड पे। और ऊपर देखें, ये जो जहाँ ब्लू स्केयर है इससे ऊपर वाला पोर्शन रिक्वायरमेंट 1 में हाईलाइटेड है कि यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, चलो दिखाता हूँ, यूनिट मैन्युफैक्चर्ड 960 आपके पास निकले हुए हैं, यही 960 आपको चाहिए, और वो 960 आप यहाँ पोस्ट कर दें। आपको अब समझ लग रही होगी कि हालांकि ये रिक्वायरमेंट ऊपर अलहदा है और ये रिक्वायरमेंट नीचे बिल्कुल अलहदा है, ये रिक्वायरमेंट 2 है, या अभी चेक कर लेते हैं रिक्वायरमेंट का नंबर, तो लेकिन ये कोहेरेंट है। रिक्वायरमेंट 1 का ही आंसर हमने यूज़ करके देखे 960 यहाँ पोस्ट कर दिया। ओके जी, अब पर यूनिट CGM निकालने के लिए आपकी कैलकुलेशन रहेगी, जहाँ ब्लू स्केयर है उससे ऊपर जो कैलकुलेशन लिखी हुई है 201,600, और इसको डिवाइड करना है आपने 960 से। तो यूँ आपके पास पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड भी आ गई। ये चूँकि बुक में रिक्वायर्ड है, आई होप कि इसका आंसर भी बुक में गिवन होगा। तो लेट्स चेक इट आउट, पर यूनिट CGM, साथ में रिक्वायरमेंट भी देख लेते हैं। ऑलराइट, अब अच्छा निकाला क्या है पर यूनिट CGM, पहले तो देखते हैं किस रिक्वायरमेंट में पर यूनिट CGM था। अच्छा, ये है आपके पास कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, इसी को ही बोलते हैं ईच यूनिट मतलब पर यूनिट, और मैन्युफैक्चर्ड आगे लिखा हुआ है। ये रिक्वायरमेंट नंबर 4 थी, नीचे देखें 4 का आंसर वो हम पिक करते हैं। 4 का आंसर यहाँ पे प्रोवाइडेड है 210, और हमारे पास क्या आंसर आया वो भी 210 है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। लें जी, ये भी हमारा मसला हल हो गया। लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट है, एक मिनट, वो मुझे याद आ गया, रिक्वायरमेंट भी देखनी थी हमने साथ में। कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट रिक्वायरमेंट 4 है, मेंशन कर दें ताकि अगर बाद में क्वेश्चन में चेक करना हो तो हमें पता हो रिक्वायरमेंट 4 है। मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ वो यही है कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कोहेरेंट है, यानी कि अगर पिछली रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं तो ही हमारे पास अगली रिक्वायरमेंट देखें यहाँ पे पूरी हो रही है। और इसका एक पर्पज़ है, ये एक क्वेश्चन मार्क जो शरारती सा लगा हुआ है, ये अभी तक अमाउंट नहीं आई, और वो आपको इन सारी रिक्वायरमेंट्स को जब पूरा करेंगे तो ही वो एक ये मुन्ना सा जो क्वेश्चन मार्क है ये सॉल्व होगा। रिक्वायरमेंट 4 हमने कंप्लीट कर ली है। वापस अपने क्वेश्चन में आते हैं। 5 में क्या लिखा हुआ है, डिटरमिन, हम जहाँ से पढ़ रहा हूँ वो मार्क कर दूँ, डिटरमिन
एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड्स की एंडिंग इन्वेंट्री आपने निकालनी है। हमने पिछले क्वेश्चन में भी उसका फार्मूला लिखा था, क्या है? फिनिश गुड्स एंडिंग कैसे निकलेगी? उसके लिए आपको फिनिश्ड गुड्स के यूनिट्स चाहिए, कौन से? क्लोजिंग, और उसको आपने मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट CGM के साथ, तो आपके पास फिनिश गुड्स आ जाएंगी। ये भी बाहर चला गया फार्मूला, इसको भी हम साथ में मैनेज कर लेंगे। मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके अंदर भी ये थ्रस्ट क्रिएट हो कि कैसे हम अपने क्वेश्चन को एस्थेटिकली खूबसूरत बना सकते हैं। देखें, हालांकि मोबाइल है, हालांकि ये एक्सेल है, मगर कोई चीज़ आपको यहाँ पे बिखरी हुई नहीं नज़र आ रही। हर चीज़ मैनेज्ड है और हम उसको जब भी वो कहेंगे तो हम पिक करके वैल्यू बता सकते हैं। सिर्फ आपसे भी ये रिक्वेस्ट है, कॉपी पे जब काम करना है तो ऐसे ही मैनेज करके करना है। फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट हम पूरी कर रहे हैं और वो रिक्वायरमेंट नंबर 5 है। ऊपर हम मेंशन कर देते हैं कि ये रिक्वायरमेंट 5 है। ऑलराइट, अब फिनिश गुड्स का फार्मूला जो ब्लू स्क्वायर है इससे ऊपर लिखा हुआ है। फिनिश गुड्स जब एंडिंग आपने निकालनी है तो उसके लिए पहले आप मेंशन कर दें फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री आप निकाल रहे हैं, और पहले आपने फिनिश गुड क्लोजिंग के यूनिट्स लेने हैं। क्वेश्चन में वापस आएँ, यहाँ पर देखें मेंशन किया हुआ है फिनिश गुड्स को ये, लेकिन चूँकि ओपनिंग है और इससे आगे जो चीज़ है वही हमें चाहिए, वो क्लोजिंग है। और क्लोजिंग के यूनिट्स कितने हैं? 240। ये क्लोजिंग के फिनिश गुड्स के यूनिट हैं 240, वो आप यहाँ पर मेंशन कर दें। ब्लू स्केयर से ऊपर देखें, आगे मल्टीप्लाई करना है, मेंशन करें मल्टीप्लाई किस से? पर यूनिट CGM से। और रिक्वायरमेंट नंबर 4 इसी के ऊपर देखिए, रिक्वायरमेंट नंबर 4 आपने पर यूनिट CGM कैलकुलेट किया हुआ है, 210 आया हुआ है, वही 210 आपने यहाँ मेंशन करना है। अच्छा, जब मैं कर्सर ऐसे ऊपर रखता हूँ ना तो आपको फार्मूला नज़र आता है, उससे ना घबराया करें क्योंकि वो फार्मूला एक्सेल का है, उससे आपका कंसर्न नहीं है। अच्छा जी, अब जहाँ पे ब्लू स्केयर है उससे ऊपर जो कैलकुलेशन लिखी है वही कैलकुलेशन आपने पिक करनी है, 240, और उसको मल्टीप्लाई करना है 210 के साथ। यूँ आपके पास ये फिनिश गुड्स की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो भी साथ में मिल गई है, और हाईलाइट पहले से हुए हैं लेकिन ये हाईलाइट हमने नहीं करना, हमने सिर्फ फिनिश गुड्स निकाली हैं जो कि 50,400 आई हैं। और राइट, आपको याद है ये रिक्वायरमेंट 5 आप पूरी कर रहे हैं, और रिक्वायरमेंट 5 के अंदर आपको कहा था डिटरमिन एंडिंग फिनिश गुड्स। ऑल राइट, वो हमने कर ली। और 5th आंसर अब चेक करना है, और होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा 5th आंसर हमारे पास है 50,400, 50,400, और हमारा आंसर भी 50,400 है। इस तरह से आपने 5th रिक्वायरमेंट को भी साथ में कंप्लीट कर लिया। लेकिन इससे हमें थोड़ा सा एक आसानी हुई कि हमें फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ चेक कर लें, ये फिनिश गुड्स की क्लोजिंग थी, और हमने जो पता किया है वो क्या है? वो भी फिनिश गुड्स की क्लोजिंग, एंडिंग क्लोजिंग एक ही बात है। इसका मतलब ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हम यहाँ पर अपनी वैल्यू पुट कर सकते हैं 50,400। ऑलराइट, अब ज़रा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखते हैं वहाँ पर क्या है। 6th रिक्वायरमेंट में सिर्फ आपसे वो ये कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये पता करनी है। देखते हैं कुछ बाकी तो नहीं रह गया। ऑलराइट, हमारे पास अब खुली छुट्टी है, हम काम कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो अमाउंट है ये क्लोजिंग ओपनिंग फिनिश गुड्स है जो कि ऐड होती है, तो आप आंसर में ऐड करते हैं फिनिश गुड्स ओपनिंग, तो वैल्यू जो आपके पास आएगी वो कॉस्ट टू बी सोल्ड आएगी, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड आउट। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड है। उससे आगे ये जो अमाउंट है ये क्या है? ये फिनिश गुड्स क्लोजिंग है, और इसका आंसर चूँकि हमने चेक कर लिया है इसको भी हम ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। ये फिनिश गुड क्लोजिंग है। क्लोजिंग क्या होती है? माइनस, तो आप पिछली वैल्यू में से माइनस कर दें फिनिश गुड क्लोजिंग, तो यूँ आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का भी आंसर आ गया। और चूँकि ये रिक्वायरमेंट थी और हमने ये आंसर निकाला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का 1,83,600। रिक्वायरमेंट नंबर ये कौन सी थी पहले उसको चेक कर लेते हैं। 6th रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है, 6th रिक्वायरमेंट लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नीचे अब 6th रिक्वायरमेंट आपको नज़र आ गई होगी, उसका आंसर आप पिक करें 6th रिक्वायरमेंट का 1,83,600, 183,600, और हमने भी 183,600 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाली। अब इसका ज़रा ओवरव्यू करें। सब कुछ मैनेज्ड है, अपनी अपनी जगह पे लिखा हुआ है। हाँ,
इस क्वेश्चन की ख़ास बात देखें, ये पूरा पोर्शन जो है वो आपको खाली नज़र आ रहा है। आपने ये एक अच्छी बात यहाँ से सीख ली कि अगर आपको हिंट नहीं दिया हुआ तो आपने ज़बरदस्ती उन अमाउंट्स को नहीं निकालना। जो अमाउंट्स लिखी हुई हैं ज़बरदस्ती नहीं करनी, नहीं निकली तो ना से हम यहाँ से क्वेश्चन में उसने स्टार्ट करवाया, वहीं से आगे गए, वहीं से ही हमारे सारे आंसर्स भी करेक्ट हो गए। ये देखें, पहला क्वेश्चन मार्क ये हमारा रिक्वायरमेंट होगी, पूरी हो गई। रिक्वायरमेंट आंसर भी टैली, रिक्वायरमेंट आंसर टैली, चूँकि ग्रीन किया हुआ है तो ये तीनों आंसर कैसे टैली हो गए, हमने यहीं से ही आगे स्टार्ट कर दिया और इस चीज़ को फॉलो नहीं किया कि ऊपर वाला ओपनिंग या परचेज़ नहीं थी। ऑलराइट, और ये बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ अपने अंदर ये एक अर्ज क्रिएट करें, एक हंगर क्रिएट करें कि आपके पास ये नॉलेज और स्किल आनी शुरू हो जाए। ये फार्मूलाज़ को यूज़ करके जितनी रिक्वायरमेंट्स थी वो भी हमने पूरी कर ली, आंसर मैच हो गया और हमने ये एक इसका यूएसपी जो क्वेश्चन का है, यूनिक सेलिएंट फीचर, वो यही है। यहाँ से अगर दो अमाउंट में से एक अननोन हो तो हम उस अमाउंट को पता कर सकते हैं। ये बचपन में करते रहे हैं, यूनिटरी मेथड इसको कहते हैं। प्लीज़ इसको ज़्यादा ध्यान से 2-3 दफ़ा देख लीजिएगा और प्रिपेयर कर लीजिएगा। होपफुली यू पीपल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। If there is any problem, you can call me, text me, message me, or you can directly contact me. हम इंशाल्लाह ताला we surely meet for the solution of any other question. Until then, please take care of yourself. इंशाल्लाह मैंने यूज़ किया। Please take care of yourself. दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। Pray for me as well. Thank you very much. अल्लाह हाफिज़।